हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। इसके बाद देखिए यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं ये हम जानेंगे, और उपसर्ग और प्रत्यय को हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट छूट गए हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अनुसार और अनुनासिक क्या होते हैं। अनुस्वार देखिए, आपने वर्णों के बारे में जब पढ़ा था उस समय भी आपने अनुस्वार के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए क्या होता है, अनुस्वार की परिभाषा क्या है। अनुस्वार का जो शाब्दिक अर्थ है अनुधन स्वर, तो इन दोनों शब्दों से मिलकर आपका अनुस्वार बना है अनुधन स्वर। तो यहाँ पर देखिए अर्थात स्वर के बाद आने वाला। तो आपने वर्णमाला में पढ़ा था आपके 11 स्वर होते हैं, और 11 स्वरों के बाद आपका क्या आता है, अनुस्वार आता है, जिसमें आप अंग बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। वहां पर हमने दो अयोग वाह उन वर्णों में रखा था, कैटेगरी में उसको विभाजित किया था। लेकिन अंग को क्या बोला जाता है और अह को क्या बोला जाता है, ये अलग अलग यहाँ पर विभाजित है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि स्वर के बाद आने वाला, तो स्वर के बाद क्या आता है, ओ औ के बाद क्या आता है, अंग, क्योंकि औ आपका लास्ट स्वर है। 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो उसके बाद आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, उसको अनुस्वार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा गया है कि अनुस्वार शब्दों के बाद, स्वरों के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि, देखिए व्यंजन हम इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि व्यंजन अलग चीज है, ठीक है ना। तो स्वरों के बाद आने वाला ही है ये, ठीक है। ध्वनि नाक से निकलती है, और इसकी जो विशेषता है वो क्या है, इसका जब आप उच्चारण करते हैं तो आप उच्चारण करते समय महसूस करेंगे, जब आप अंग कहेंगे तो आपकी जो वायु है वो सिर्फ, या ध्वनि है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाक से निकलेगी, है ना। हिंदी भाषा के अनुसार इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार से आप लगाते हैं, एक बिंदी लगा देते के रूप में विभिन्न उप जगहों पर प्रयोग किया जाता है। तो इसकी मात्रा, जैसे हम स्वरों की मात्रा लगाते थे, ऐसे ही अनुस्वार की मात्रा हम एक बिंदी लगाकर अनुस्वार की मात्रा लगाया करते हैं, ठीक है। तो जो अनुस्वार और अनुनासिक हैं, इसको आप व्यंजन या स्वर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ना तो ये व्यंजन स्वतंत्र रूप से क्या होता है, उच्चारित होता है, और सॉरी, स्वर आपका स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, और व्यंजन को उच्चारण करने में, व्यंजनों का उच्चारण करने में आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, अनुस्वार। तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे इसका प्रयोग जो है पंचम वर्णों में। अब पंचम वर्ण क्या होते हैं, आपने 5 वर्ण पढ़े हैं। सबसे पहला आपका क वर्ण है, फिर आपका च वर्ण है, फिर ट वर्ण है, उसके बाद क वर्ण है, और प, इसके बाद पहले प आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है 5 वर्ण है, इन पांचों वर्णों के अंतिम वर्ण को पंचाक्षरों में जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे आपका क ख ग घ अंग, तो ये 5वां वर्ण है। इसके बाद च छ ज झ यो, तो ये 5वां वर्ण है। ट ठ ड ढ अणो, ये 5वां वर्ग है। त थ द ध न, ये आपका इस वर्ग का, त वर्ग का, देखिए नॉम आपने ये वर्णों में पढ़ा है, ठीक है। इनके प्रथम वर्ण के अनुसार ही इनका नाम भी रखा गया है। पहला वर्ण आपका क्या है, पहला आपका है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सभी 5 वर्ण वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों की अंतिम वर्णों को पंचाक्षर कहलाते हैं। जैसे आपका अंग जो पंचम वर्ण होता है, 5वां वर्ण होता है, हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। तो जो 5वां क्या होगा, 5वां आपका वर्ण होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, के स्थान पर किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए गंगा की बात कर रहे हैं, ठीक है, गंगा। तो गंगा को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, कैसे लिखेंगे, गंग। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया, यहीं पर लगा दिया, तो यहाँ पर आप अनुस्वार का प्रयोग करके गंगा ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि आप लिखें ऐसा, चंच आधा च और चल, चंचल, ये भी चंचल है, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग करके आप चंचल लिख सकते हैं। ऐसे ही डंडा, तो देखिए डंडा, तो इसको आप यहाँ पर बिंदी लगाकर एक
पॉइंट इस प्रकार से लगा करके इसको लिखा जाता है। जैसे ही गंदा ऐसे भी लिखा जाता है और अंग अनुस्वार का प्रयोग करके ऐसे भी लिखा जाता है। कंपन आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अनुसार का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। दूसरा है आपका यहाँ पर अनुनासिक। तो देखिए जैसे हमने कहा था कि जब आप अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो इसकी जो ध्वनि है सिर्फ और सिर्फ आपके नाक से निकलती है। ठीक है, जब आप इसका उच्चारण करेंगे आपका नाक से आपकी ध्वनि निकलेगी। जैसे यहाँ पर आप गंगा कह रहे हैं, तो गंगा में गौ में जब अंग की मात्रा आप लगा रहे हैं और इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो आपकी जो ध्वनि है वो आपके नाक से निकलेगी। ठीक है, लेकिन अनुनासिक में ऐसा नहीं है। अनुनासिक क्या कह रहा है, अनुनासिक की परिभाषा दी है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। पहले उसमें तो हम सिर्फ और सिर्फ नाक की सहायता लेते हैं, लेकिन यहाँ मुख और नासिका यानी मुंह और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण किस किस से होता है, मुख और नासिका यानी कि नाक दोनों से किया जाता है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह जो है इस प्रकार से चंद्रमा बिंदी लगाते हैं, तो इसको कहा जाता है अनुनासिक। ये आप पढ़ चुके हैं, आप लगा भी चुके हैं और इन शब्दों को आपने पढ़ भी लिया है। लेकिन अब हम इसके बारे में, इसके नाम के बारे में जान रहे हैं कि ये है क्या चीज और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। अब प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जिस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा में बताया गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे आपके अनुनासिक कहलाते हैं। और इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर हम क्या करते हैं, अनुनासिक के चिन्ह यानी कि चंद्रमा बिंदी आप लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होती है। जैसे अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। जैसे कुआं, ठीक है, कहाँ कहाँ लगता है देख लीजिए, कौन कौन से वो स्वर हैं जिसमें लगा, देखिए और ये सारे वो शब्द हैं जिनमें हमने क्या लगाया है, अनुनासिक लगाया है। कुआं, चांद, अंधेरा, आंख, गांव, माँ, अंगना, ऊंची, ठीक है, उछलू, पांव, कांटा, चांदनी, उंगलियां, बूंद, आंधी, सांची, सांझी। और ये सभी शब्द क्या हैं, ये आपके क्या हैं, ये सभी आपके अनुनासिक लगाए हुए शब्द हैं। अब अनुनासिक और अनुस्वार के बाद हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं और इसको हमने डिटेल में भी पढ़ा है। उपसर्ग क्या होते हैं, जब हम क्या करते हैं कुछ शब्दों को, देखिए जब हम क्या करते हैं लेख में हम कुछ उपसर्गों के बारे में जानेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, यहाँ हम क्या क्या जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्गों की क्या परिभाषा है, क्या विशेषता है, और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के मुख्यतः उपसर्ग कौन थे। अब वहां पर हमने 3 प्रकार के उपसर्ग आपको बताए थे, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको एक समरी टाइप में, एक सारांश रूप में लाई हूँ इस टाइम। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, इसके अलावा हमने क्या कहा था, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के जो भी उपसर्ग हैं उनको हमने विदेशी उपसर्गों में डाला था। तो एक ही बात है। तो देखिए उपसर्गों की क्या विशेषता है, तो पहले देखिए यहाँ पर पहली विशेषता क्या है उपसर्गों की, अर्थ, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। वहां पर भी आपको नोट में मैंने बताया था कि इसकी 3 विशेषताएं आपको बताई थी। पहली विशेषता क्या है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी कि जब हम किसी मूल शब्द में कोई उपसर्ग लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसके अर्थ में एक नई विशेषता ला देता है, यानी कि कुछ नया ही उसका अर्थ निकल जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, प्र आपका उपसर्ग है, धन बल, तो बल आपका मूल शब्द है और प्र आपका क्या है, उपसर्ग है। अब देखिए इसका क्या हो गया अर्थ, प्रबल, ठीक है। ऐसे ही अनुधन शासन, अनुशासन, ठीक है। तो शासन का अनुशासन, मूल शब्द था शासन, इस पे हमने क्या लगा दिया है, इस पर हमने अनु उपसर्ग लगा दिया है। दूसरी विशेषता क्या है, अर्थ, शब्द के अर्थ को उलटना। दूसरी विशेषता क्या करता है, ये शब्द के अर्थ को उलट देता है। वहां पर भी आपको बताया था, जैसे सत्य है, सत्य में उपसर्ग अ लगाया असत्य हो जाएगा, तो सत्य का उल्टा, उलटने का मतलब उलट देना, उसका अर्थ विपरीत हो जाना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सत्य, सत्य क्या था, सत्य मतलब सच बोलना, और यहाँ पर असत्य या सत्य, अब ये इसका उल्टा क्या हो गया है, इसका ये विपरीत अर्थ हो गया है, ये सत्य का असत्य हो गया है। यश
और इस पर जब आप अप उपसर्ग लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका अपयश में आपका बदल जाएगा। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है कि शब्दों के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न हो के, ठीक है ना, करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है। जैसे कि बी धन शुद्ध विशुद्ध दोनों के अर्थ लगभग क्या है, सेम ही है, ठीक है ना, उसी के आसपास वो अर्थ बताता है। जैसे परिधन भ्रमण परिभ्रमण, तो दोनों के अर्थ में कहीं ना कहीं क्या है, समानता है। तो उसी के थोड़ा सा उसमें अर्थ में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं। तो ये हमने आपको नोट में भी बताया था कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगे होते हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन भी कर लेंगे। और एक से दो अक्षर के होते हैं, तो या तो वो एक अक्षर के होते हैं या तो दो अक्षर के होते हैं, ठीक है ना, आप देख भी रहे हैं। जैसे अनु आपका दो अक्षर के हो गए, प्र में आपका ये प्र उपसर्ग एक अक्षर का है। तो ये हो गया आपके उपसर्ग और मूल शब्द की संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द के अर्थ में या तो कुछ ना कुछ विशिष्ट जोड़ देता है, यानी कि कुछ अलग जोड़ देता है, या अर्थ को ही बदल देता है। तो यहाँ पर तीन विशेषता आपको मैंने नोट में भी बताया था, और फिर से आप इसको जल्दी से इसकी हेडिंग को भी लिख लेंगे। जो तीन यहाँ पर लिखे हुए हैं कि उपसर्ग की क्या क्या विशेषता है, तीन विशेषता बताई गई है। पहला है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, दूसरा है शब्द के अर्थ को उलटना, तीसरा है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ यानी कि मूल शब्द के, मूलार्थ का मतलब मूल शब्द के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, यानी कि उसके आसपास ही वो अर्थ प्रदान करेगा। ठीक है। और यहाँ पर आप उपसर्ग की परिभाषा लिख सकते हैं कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे से लगते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए हमने क्या कहा था आपको, आपको अलग अलग उपसर्ग बताए थे। आज आप इसको नोट डाउन करेंगे। इससे पहले हमने नोट में बहुत अच्छे से इसको समझ रखा है कैसे इसका क्या करते हैं, इसका आप उपसर्ग निकालते हैं। तो पहला है आपका, यहाँ पर हमने तीन उपसर्गों की बात की थी। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को हमने क्या कहा था, इसको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। क्यों तत्सम कहा जाता है, जब हमने शब्दों का क्या किया था, भेद किया था, वहां पर हमने क्या कहा था, तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत शब्द के ऐसे, संस्कृत से उठाए हुए ऐसे शब्द जो हिंदी में जैसे कि ज्यों के त्यों क्या होते हैं, प्रयोग में आए हैं, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन न किया गया हो, और वो जैसे संस्कृत में थे ऐसे ही हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग यानी कि वो शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम उपसर्ग लगाएंगे। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है अति। अति का मतलब होता है अधिक, ऊपर या उस पार, ठीक है ना। इसका तीन यहाँ पर अर्थ बताए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस अति से बनने वाले शब्द क्या है, अति, अतिकाल, इसके बाद अत्याचार, ठीक है, अतिक्रमण, ऐसे ही अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, ठीक है, और अत्युक्ति, अतिक्रमण इत्यादि शब्द जो हैं अति उपसर्ग से बनते हैं। अब इनसे आपको किस प्रकार से आएगा प्रश्न, प्रश्न आपको ऐसे आता है, आपको दिया जाएगा अतिकाल या अत्याचार, आपने इसके उपसर्ग निकालने हैं, आपको उपसर्ग बताना है कि इस अतिकाल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, इस अतिकाल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है, आपने मूल शब्द को अलग कर देना है, और जब आप मूल शब्द को अलग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका उपसर्ग मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अतिकाल में जब आप अतिकाल से मूल शब्द निकाल लेते हैं, अतिकाल मूल शब्द ऐसा हो जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। अतिकाल, काल एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है, और इस काल में जब आप अति जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अतिकाल। तो यहाँ पर अति आपका उपसर्ग है। देखो ये तो हमें यहाँ हम पढ़ रहे हैं और दिख भी रहा है, इसलिए इजी लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको सब देखने से ही पता चल जाएगा कौन सा उपसर्ग है इसमें। इसके बाद देखिए अतिरिक्त या अतिक्रमण, तो इन सभी में तो आपको दिख रहा है अत्यंत, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अतिशय है तो शय अलग निकालेंगे तो अति आपका अलग हो जाएगा, अति धन शय,
तो मेन काम आपका यहाँ पर क्या है, आपने मूल शब्दों को निकालना है। ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका यहाँ पर उपसर्ग है अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ। अब इससे बने हुए शब्द क्या क्या हो जाएंगे, अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यात्म और अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि शब्द जो हैं अधि उपसर्ग से बनते हैं। तो इन शब्दों को आप जब लिखेंगे और यदि आपको शब्द दिए जाएं और उपसर्ग निकालने को मिले तो आपने क्या काम करना है, आपने मूल शब्दों को अलग कर देना है। मूल शब्दों को जब आप अलग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा उसका उपसर्ग। ठीक है। अप, अप का मतलब होता है बुरा, अभाव, हीनता या विरुद्ध। ठीक है। तो क्या क्या इसके उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या हो जाएगा, अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अपप्रयोग, अव्यय, अपवाद आदि। ये सभी शब्द किससे बने हुए हैं, उपसर्ग से। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, अप का मतलब बुरा भी हो सकता है, अभाव, हीनता या विरुद्ध, ये सभी इसके अर्थ हैं। इसके बाद देखिए अ उपसर्ग से बनने वाले, अ का मतलब होता है अभाव। ठीक है ना। अज्ञान, अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव। ऐसे ही अधर्म, धर्म का अभाव। अस्वीकार यानी कि स्वीकार नहीं करना। ठीक है ना। ऐसे ही इत्यादि शब्द जिससे बनते हैं अ से। अब आप उपसर्ग कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ से मूल शब्द को अलग करना है। मूल शब्द हमेशा ऐसा होगा जो सार्थक होगा, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। अनु उपसर्ग क्या है, अनु उपसर्ग से, अनु का मतलब होता है पीछे, समानता, क्रम और पश्चात। तो अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इत्यादि शब्द जो हैं अनु उपसर्ग से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो इनको आप जल्दी से लिख लेंगे। इसके बाद है आपका आ उपसर्ग। जैसे आ का मतलब होता है और, सीमा, समेत, कमी और विपरीत। इन सभी शब्दों का ये अर्थ, इस आ का मतलब देखिए अलग अलग मूल शब्दों के साथ लग करके ये आ अलग अलग इस अलग अलग प्रकार का ये अर्थ यहाँ पर बताएगा। ठीक है। जैसे आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि शब्द जो है किससे मिलकर बने होते हैं, आ उपसर्ग से मिलकर बने होते हैं। अव, ठीक है। अव का मतलब यहाँ पर हीनता, अनादर, पतन, अवगत और अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष इत्यादि शब्द अव उपसर्ग से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब है उप, उप का मतलब निकटता, सदृश्य, गौण, सहायक या हीनता। ठीक है। अब देखिए उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि शब्द किससे मिलकर बने होते हैं, इस उप उपसर्ग से मिलकर बने हैं। तो इन सभी शब्दों को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पर हमने अभी तक किस पर पढ़े, हमने अभी तक संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे। ठीक है ना। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग क्या क्या हो जाएंगे, अन। ठीक है। अन, अन का मतलब निषेध, अर्थ में क्या है, निषेध। अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि शब्द इस अन उपसर्ग से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद अध, आधे अर्थ में, जिसका अर्थ क्या है, आधा। इसके बाद अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, ऐसे ही अध कच्चा, अध मरा इत्यादि शब्द इस अध से मिलकर बने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका उन उपसर्ग। एक, इसका मतलब क्या है, एक कम, उन। ठीक है। किसी भी जिसमें भी इसमें आप शब्द में और लगाएंगे इसको तो इसका मतलब हो जाएगा एक कम। ठीक है। जैसे 29, तो एक कम, 30 में एक कम। ठीक है ना। 49, 59 इत्यादि शब्द इस उन से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट है भर।
तो पूरा मतलब ठीक, इन दोनों का इसका अर्थ है या तो पूरा हो सकता है या ठीक है। तो भरपेट, भरपूर, भर दिन इत्यादि शब्द इस भर उपसर्ग से मिलकर बने होते। तो ये हिंदी के उपसर्ग है, ये जो लगे हुए हैं ये सभी आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। ऐसे ही दु, तो दु का मतलब बुरा, हीन या विशेष। तो दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि शब्द इस किससे मिलकर बने होते हैं? दु से। नी, अभाव या विशेष। तो निगोड़ा, निडर, निकम्बा इत्यादि शब्द किससे? नी से। और अभाव, निषेध। अछूता, अ का मतलब यहाँ पर अछूता, अथाह, अटल ये सभी शब्द अ उपसर्ग से मिलकर बने हैं। क, बुरा या हीन, तो कपूत, कचोट ये सभी क उपसर्ग से मिलकर बने हैं। कु का मतलब बुरा से है, तो कुचाल, कुचैला, कुचक्र। ठीक है। भर का मतलब पूरा होता है, तो भरपेट, भरपूर, भरसक और भरमार। ठीक है। ऐसे ही सु, सु का मतलब अच्छा होता है, सुडौल, सुजान, सुघड़ और सुफल ये सभी शब्द सु उपसर्ग से, और ये हिंदी के उपसर्ग हैं, पर दूसरा या बाद का। ठीक है। तो परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, बिन, बिना, निषेध। ठीक है, ये अर्थ हैं इसके। अब बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए और बिन जाने। तो बिना बादल के, बिन ब्याह, जिसका ब्याह नहीं है उसको बिन ब्याह। बिन बादल तो अर्थ में आप लगा लेंगे, जो भी शब्द जैसा भी है उसमें उसी प्रकार का यहाँ पर अर्थ लगेगा। अलग अलग अर्थ हैं, तो इनको भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर उर्दू के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे ला। ठीक है। ला का मतलब बिना, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि। वहां हमने सभी को एक साथ पढ़ा था, उर्दू के अलग पढ़े थे, एक साथ उसी के साथ पढ़े थे विदेशी उपसर्गों में। तो यहाँ अलग अलग शब्दों को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बे, ये आपका उर्दू का उपसर्ग है। बे का मतलब भी बिना होता है, तो बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम इत्यादि शब्द जो है क्या है? ये बे उपसर्ग से मिलकर बने हैं। इसके बाद देखिए कम, कम का मतलब थोड़ा या हीन। ठीक है। क्या हो जाएगा? थोड़ा या हीन। तो कम सिन। ठीक है। काम ख्याल, कामजोर, कमजोर, कम दिमाग, कम जात ये सभी शब्द कम उपसर्ग से मिलकर बने हैं। ठीक है। गैर, गैर का मतलब होता है के बिना या निषेध। तो गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिरी, गैर सरकारी इत्यादि शब्द गैर उपसर्ग से मिलकर बने हैं। खुश, श्रेष्ठता के अर्थ में, खुश का मतलब होता है श्रेष्ठता। तो खुशनुमा, खुशगवार, ऐसे ही खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल इत्यादि शब्द बने हैं किससे? ये आपके किससे? खुश उपसर्ग से मिलकर बने हैं, और ये आपके उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक है। सभी शब्दों को लिख लेंगे, या तो दो चार शब्दों को लिख करके फिर और शब्द आप बना सकते हैं। ना का मतलब अभाव से है, नाराज, नालायक। ठीक है। और नादान, मुमकिन, और इसके बाद आपका नादान हो गया, नापसंद हो गया, नादान इत्यादि शब्द जो है कहाँ से? ये आपके ना उपसर्ग से बने हैं। अल, निश्चित, तो अलबत्ता, अलगरज ये दोनों शब्द बने हैं किससे? अल उपसर्ग से। इसके बाद देखिए बर, बर का मतलब ऊपर, पर या बाहर, ये तीन इसके अर्थ हैं। बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त इत्यादि शब्द बने हैं। बिल का मतलब के साथ, तो बिल आखिर, बिल्कुल और बिल वजह, तो ये शब्द हैं आपके क्या? इनको नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर और भी उपसर्ग हैं। हम हो गया, दर हो गया, फिर फिल या फी, ब, बा, सर, इसके बाद आपका बिला,
हर, ये सभी उपसर्ग हैं। यहाँ से देखिए हम का मतलब बराबर या समान, हम का मतलब हम उम्र बोलते हैं ना, तो ये क्या है, हम उम्र, तो यहाँ पर ये आपका बराबर का अर्थ देता है। हमदर्दी, ठीक है, तो ये आपका हमें, हम पेशा इत्यादि शब्द हम उपसर्ग से मिलकर बने हैं। इसके बाद दर एक उपसर्ग है जो आपका यहाँ पर लगा है। दरअसल, दर हकीकत, ये सभी शब्द दर से, फिल तो फिलहाल, फी आदमी, इसके बाद बौ, और अनुसार, ये दो अर्थ हैं इसके, ये अर्थ में है, ठीक है। बनाम, बदौलत, बदस्तूर और बगैर, ये शब्द किससे, ऐसे ही बा सहित या बकाया, सहित या बकाया, तो यहाँ पर देखिए बाइज्जत, इसके बाद बा अदब और बा मौका। सर का मतलब मुख्य से है, तो सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बिला का मतलब बिना से है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिला वजह। ऐसे ही बिलासक, ये शब्द जो है किससे, बिला उपसर्ग से मिलकर बने हैं। इन शब्दों को आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में उपसर्ग और उपसर्ग के जो भेद हैं, जिसमें हमने संस्कृत और उर्दू हिंदी के उपसर्ग पढ़े हैं। इससे पहले हमने अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्यय भी पढ़ेंगे इसी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।